नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं गायत्री। इस सुपरफास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर चार धाम की पावन यात्रा से। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। 10 मई की सुबह केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए हैं। सबसे पहले सुबह 7:15 पर विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलवाने की परंपरा जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निभाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता के साथ कपाट खुलने पर मौजूद रहे। कपाट खुलने के दौरान मौजूद 7,000 से ज्यादा भक्तों ने जय बाबा केदारनाथ और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। अब अगले 6 माह तक बाबा केदार यहीं भक्तों को दर्शन देंगे। रुद्रप्रयाग स्थित श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। सीएम धामी ने मोदी के नाम से पूजा की। इसके बाद धामी ने अपनी पत्नी के साथ भक्तों को पूरी, सब्जी और हलवे का प्रसाद भी बांटा। तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि चार धाम यात्रा में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थपुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है। श्रद्धालुओं के लिए किए सुविधा इंतजामों के अलावा केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे पुनर्विकास के कामों का भी सीएम धामी ने निरीक्षण किया। केदारनाथ मंदिर के पुनर्विकास का काम 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। केदारनाथ के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। इस दौरान करीब 6,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। मां यमुना की डोली उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली से शनिदेव महाराज की अगुवाई में सुबह 7:30 बजे यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। करीब 10 बजे यमुना डोली यात्रा यमुनोत्री धाम पहुंची। इसके बाद विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर खोले गए। इस दौरान करीब धाम में 5,000 श्रद्धालु मौजूद रहे। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे गंगा की डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से गंगोत्री के लिए रवाना हुई। ठीक 9:30 बजे डोली यात्रा गंगोत्री धाम पहुंची। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने परंपरानुसार धार्मिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 12:25 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट भी 10 मई को वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोल दिए गए।
इससे पहले भगवान की डोली चोपता से रवाना होकर मंदिर परिसर पहुंची। पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ भगवान तुंगनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद कपाट भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। अब 6 माह की रोज की पूजा यहीं पर संपन्न होगी। अब 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का भक्तों को इंतजार है। 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया है। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों के तेल की गाड़ू घड़ा कलश यात्रा भी अपने पड़ावों को पार कर धाम पहुंच रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलवाएंगे। पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को देवभूमि की पवित्र 4 धाम यात्रा के शुभारंभ की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर केदारनाथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, बाबा केदारनाथ धाम समेत 4 धामों की ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है जिससे उनकी आस्था और भक्ति को नई स्फूर्ति मिलती है। इस यात्रा पर निकले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। जय बाबा भोलेनाथ। एक अन्य पोस्ट में पीएम ने अक्षय तृतीया को उड़ीसा और महान उड़िया संस्कृति के लिए बहुत ही शुभ दिन बताया और कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। 4 धाम यात्रा में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है। केदारनाथ में रोजाना 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इसी से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित की है। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम में, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में तो 11,000 लोग गंगोत्री धाम में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर की संख्या बढ़ने वाली है। जिला की डीएम सोनिका के निरीक्षण के बाद अफसरों को 6 और काउंटर बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के पंजीकरण के लिए अभी 12 काउंटर चल रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए ये काउंटर कम पड़ रहे हैं और लोग लगातार अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए काउंटर 12 से अब 18 किए जा रहे हैं। डीएम ने स्लॉट संख्या से अधिक यात्री पहुंचाने पर उनके नजदीकी स्कूल, कॉलेज, वेडिंग पॉइंट और धर्मशाला में ठहराने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। अभी हमने देखा है कि व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट सब जगह पे सुचारू रूप से चल रही हैं। जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तत्काल वाला हो रहा है, वहाँ पे हमने काउंटर्स बढ़ा दिए हैं और टोकन सिस्टम हमने शिफ्ट कर दिया है आईएसबीटी की तरफ से, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। इसके अलावा हम यात्रियों को सबको यही बता रहे हैं कि आप जाके, क्योंकि स्लॉट बाद का है, तो आप यहीं पे जो हमारे वेडिंग पॉइंट्स है, हमने धर्मशाला वगैरह सब खुलवा दिए और वहाँ जाके अपना आराम करें और उसके बाद आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सच कोई दिक्कत यहाँ आ नहीं रही है रजिस्ट्रेशन। रुड़की में कांग्रेस ने 4 धाम यात्रियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। रुड़की के तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 4 धाम यात्रा पर जा रहे वाहनों से फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। कांग्रेस के आरोपों के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिस यात्रा की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार हो, जिस यात्रा में महिलाओं के लिए कोई शौचालय ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, गाड़ियों के जो है वहाँ पार्किंग की ना हो, कोई अस्पताल ना हो, आज पहली बार मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सालों से यात्रा हो रही, पहली बार जो है इन्होंने नए डॉक्टर्स जो है वहाँ अपॉइंट किए। ये भ्रष्टाचार आपके सामने है, मीडिया के माध्यम से हमने संज्ञान लिया और हम इस सरकार को और इस विभाग को और इस आरआई रुड़की को आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि या तो वो अपनी कार्य प्रणाली सुधार लें, वरना मजबूर होकर हमें उनके खिलाफ जो है एक जोरदार धरना प्रदर्शन अपने तमाम सहयोगियों साथियों के साथ करना पड़ेगा। और ये बहुत दुख की बात है। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है, 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से।
केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहे सीएम धामी वहां से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट जुटाने यूपी पहुंच गए। धामी पहले पारसनाथ राय के नामांकन में यूपी के गाजीपुर शहर पहुंचे। पारसनाथ राय के समर्थन में रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद धामी ने धौरहरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा और श्रीवास्तवी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी समर्थन में भी प्रचार किया। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ का प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है भाई साकेत मिश्रा जी। उनके लिए देवभूमि से आकर आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। प्रदेश में जलते जंगलों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। एसडीएम कोर्ट परिसर में किए गए इस प्रदर्शन में सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जहां सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी जंगल की आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं जैसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे। जंगल पूरी तरह राख में तब्दील हो चुके हैं और सीएम साहब उड़न खटोले में बैठकर केवल धुआं देख रहे हैं और चुनाव प्रचार में मस्त है। जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो हो रही थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत ये है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है, ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए आप। बिजली और पानी के संकट को लेकर भी कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमले बोले हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आग, बिजली और पानी प्रदेश के लोगों के लिए मुसीबत की वजह बने हुए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बैठकों का दिखावा कर रही है, उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। वन अग्नि जो लगी है, 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हमारा जल चुका है। लगातार इस पे कहा जा रहा है, कल प्रमुख सचिव ने बयान दिया है कि इस 24 घंटे में कहीं नई आग नहीं लगी है, लेकिन ये लगातार ये हर वर्ष होता है, सबकी आंखों के सामने होता है और सरकार सोई रहती है। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल अब अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, लेकिन 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर सीएम धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान भी सामने आए हैं। ये न्याय है इस देश के अंदर, ये इससे सिद्ध होता है। मैं थैंक यू कोर्ट कहना चाहता हूँ और इससे लोकतांत्रिक शक्तियों को और ताकत मिली है। राहुल गांधी जी ने देश में जो परिवर्तन का माहौल बनाया है वो और इससे गति मिलेगी और ताकत मिलेगी। तो जिस तरह अब लगता है आपको केजरीवाल बाहर आएंगे तो किस तरह का चुनाव प्रचार में और गति मिलेगी, कितना यकीनन। उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल क्षेत्र में शिफ्ट करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देहरादून में गढ़वाल मंडल के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने तय किया है कि वो सोमवार को हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट श्रीमती रितु बाहरी जी ने एक निर्णय कल दिया है, जिसमें कहा है कि आईडीपीएल जो है मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट जगह है हाई कोर्ट बेंच के लिए। हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु घोषणा होने के बाद, ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर होने के बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शायद उसका विरोध किया है, इसलिए उन्होंने उसको
होल्ड कर दिया और ये कहा है कि आप जनमत करके हमको बताइए कि अप्रोप्रिएट जगह आईडीपीएल के अलावा और कौन सी हो सकती है। हमारा कहना है जनमत को इंटरप्रेट करें। जनमत तो जो मास पब्लिक कहती है उसको जनमत कहते हैं, मात्र 200-250 वकीलों की विचारों को जनमत नहीं कहा जा सकता। हम लोग जनमत तैयार कर रहे हैं यहाँ पर देहरादून से, और हमने कल इस निमित्त समस्त गढ़वाल से जितने भी बार एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को यहाँ पर बुलाया है, उनकी मीटिंग कर रहे हैं। फैसले का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ हाईकोर्ट की 2 बेंच बैठाने का कोई औचित्य नहीं है। 2 बेंच होने से वादकारियों और वकीलों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने चलाया स्वच्छता अभियान। केंद्र सरकार के मेरी लाइफ मिशन के तहत रानीखेत बाजार के अलावा पार्कों और आसपास साफ पेयजल के लिए एसएसबी के अधिकारियों, जवानों और स्टाफ कर्मचारियों ने मिलकर मुहिम चलाई। स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। 5 जून को वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इस मुहिम का समापन होगा। मेरी लाइफ कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है के तहत एसएसबी पूरे देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ 5 मई को कर चुकी है और इसका समापन 5 जून को होगा बृहत वृक्षारोपण के तहत, जिसके तहत आज हमने रानीखेत मार्केट से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके साथ मिलके हमने सफाई अभियान मार्केट से लेके रानी झील वाटर सोर्स तक किया है। मिस टीन उत्तराखंड कॉन्टेस्ट के तहत देहरादून में मिस बॉडी ब्यूटीफुल इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें टीनेजर गर्ल्स ने अपनी खूबसूरती की चमक बिखेरी और जजों के सवालों के जवाब भी दिए। Hello everyone, today we are at Fitness Hub. For our subtitle is bodybuilding. Let's see who wins this title. मिस टीन उत्तराखंड का ये 4था सीजन है, जिसके तहत अलग अलग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल की 13 से 19 साल की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। अलग अलग सब टाइटल के लिए लड़कियों के बीच इस मुकाबले का रिजल्ट 19 मई को ग्रैंड फिनाले के साथ ही घोषित किया जाएगा। विनर मॉडल को नेशनल एम्बलिश मिस इंडिया टीन एशिया पैसिफिक के लिए जयपुर भेजा जाएगा। वहां सिलेक्शन हुआ तो फिर विनर इंटरनेशनल लेवल के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।